हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। तो अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। ये 3rd पार्ट है, इसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रिमेनिंग है इंपीरियलिज्म। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ स्टैब्लिशिंग अ कंट्रीज रूल एंड डोमिनेंस ओवर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। क्या होता है? एक वो प्रैक्टिस, वो प्रोसेस जिसमें एक कंट्री का जो रूल होता है, जो भी शासन होता है एक कंट्री का, और जो उसका डोमिनेंस होता है, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ जो उसकी होती है, वो हम दूसरी कंट्री के लोगों पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। द इम्पेरियलिस्ट कंट्री इज कॉल्ड द मदर कंट्री। जो कंट्री इम्पेरियलिज्म कर रही होती है उसे हम मदर कंट्री बोलते हैं। वेयर एज द सब्जुगेटेड कंट्री इज कॉल्ड अ कॉलोनी। लेकिन जिस कंट्री पर ये प्रोसेस अप्लाई करी जाती है इम्पेरियलिज्म की, उस कंट्री को हम बोलते हैं कॉलोनी। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, द लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में वो कंट्रीज जिनमें बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, बहुत आगे थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में। तो जैसे उसमें आती है इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन एंड हॉलैंड। स्टैब्लिश्ड कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। उन्होंने अपनी कॉलोनीज यानी कि अपना रूल दूसरी कंट्रीज़ पर अपना अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कॉलोनीज़ बना ली थी अपनी एशिया एंड अफ्रीका में। मैनी कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वर सब्जुगेटेड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। एशिया एंड अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या हुआ, और सब्जुगेट हो गई थी, यानी कि मदर कंट्री के अंडर आ गई थी। These countries became a source of raw material to feed the nascent industries of Europe. ये जो कंट्रीज़ थी, जो सब्जुगेटेड कंट्रीज़ थी, वो एक सोर्स बन गई थी रॉ मटेरियल्स का। और वो रॉ मटेरियल्स कहाँ जाते थे? नेसेंट इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ है ना यूरोप की, जो डेवलप हो रही हैं अभी, उन इंडस्ट्रीज़ में इन कंट्रीज़ का रॉ मटेरियल जाता था। These surplus goods produced in industries of Europe were exported to overseas market of Asian and African countries to get huge profits. जो भी लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्स्ट्रा गुड्स बन जाते थे, उस कंट्री में कंज्यूम नहीं हो पाते थे, तो जो भी सरप्लस गुड्स प्रोड्यूस होते थे यूरोप की इंडस्ट्रीज़ में, उन्हें एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में ओवरसीज़ मार्केट भेज दिया जाता था, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, ताकि उन्हें बड़े बड़े प्रॉफिट्स वो कमा सकें। सो द कॉलोनीज़ वर टर्न्ड इनटू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसलिए जो कॉलोनीज़ थी वो रॉ मटेरियल के सोर्सेज के रूप में जाने लगी, एंड मार्केट्स फॉर फिनिश्ड गुड्स। और उसमें जो मार्केट्स थी वो फिनिश्ड गुड्स के लिए जाने लगी। लोग उसको जानते थे कि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उन कॉलोनीज़ में रॉ मटेरियल मिलेगा और फिनिश्ड गुड्स मिलेंगे। ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर कंट्री। और ये सब चीज़ें होने से, उन कॉलोनीज़ में रॉ मटेरियल मिलने से और फिनिश्ड गुड्स मिलने से क्या हुआ, मदर कंट्री को बेनिफिट होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन यूरोप। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक्यूमुलेशन हुआ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का यूरोप में, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से यूरोप में बहुत बड़े अमाउंट का कैपिटल क्या हुआ, एक्यूमुलेट होने लगा, इकट्ठा होने लगा। कैपिटलिज्म रिजल्टेड इंपीरियलिज्म इन द लेटर 18th एंड 19th सेंचुरी। और कैपिटलिज्म की वजह से इंपीरियलिज्म आया 18th एंड 19th सेंचुरी में। ठीक है, इंपीरियलिज्म का आई होप आपको समझ में आ गया। हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, कि किस वजह से इंपीरियलिज्म का राइज हुआ था, किस वजह से इंपीरियलिज्म ग्रोथ हुई। तो कॉजेज़ देखते हैं। सबसे पहला कॉज है, इसका सबसे पहला कारण है सरप्लस प्रोडक्शन। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, द न्यू इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल एंड आफ्टर 1870s इन जर्मनी एंड इटली प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ गुड्स विच कुड नॉट बी सोल्ड लोकली। क्या जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, उसके बाद नई नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल और 1870s के बाद जर्मनी एंड इटली में क्या होने लगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सेटअप होने लगी और बहुत बड़े अमाउंट में सामान बनाने लगी, जो लोकली सोल नहीं हो पाता था, बिक नहीं पाता था लोकल एरिया में। सो कैपिटलिस्ट एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस ऑन देयर गवर्नमेंट्स टू कैप्चर कॉलोनीज सो दैट सरप्लस गुड्स कुड बी सोल्ड प्रॉफिटेबली इन एशिया एंड अफ्रीका। इसलिए जो कैपिटलिस्ट थे, यानी कि जो फंड्स देते थे, उन लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंस डाला गवर्नमेंट पर कि वो कॉलोनीज़ को अपने अंडर करें, ताकि जो सरप्लस गुड्स हैं, जो एक्स्ट्रा सामान प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम प्रॉफिट के साथ एशिया एंड अफ्रीका में क्या कर सकें, बेच सकें। ठीक है, पहला कारण ये था।
सेकंड कारण क्या था, नीड फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए था जो कच्चा सामान होता है। द ग्रोइंग डिमांड फॉर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू फीड द न्यू इंडस्ट्रीज इन यूरोप लेड टू इम्पेरियलिज्म। क्या बोल रहा है, अब रॉ मटेरियल, हाई अमाउंट के रॉ मटेरियल की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, तो इसकी बहुत ज़रूरत थी ताकि यूरोप में जो नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके। तो इसी की वजह से इम्पेरियलिज्म का राइज हुआ। किस वजह से, कि जो नई नई इंडस्ट्रीज़ यूरोप में सेटअप हो रही थी उसको रॉ मटेरियल चाहिए था बहुत हाई अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में, तो उन्हें फीड करने के लिए इस इम्पेरियलिज्म का होना ज़रूरी था। थर्ड फैक्टर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जो मॉडर्न तरीके हैं जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंट होने की वजह से। क्या, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम शिप्स, रेलवेज, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड पोस्ट इनेबल्ड मैन टू कन्क्वायर स्पेस एंड टाइम। जो इन्वेंशन हुआ था स्टीम शिप्स का, रेलवेज, टेलीफोन, टेलीग्राफ और पोस्ट का जो भी इन्वेंशन हुई थी, जो खोज हुई थी, इसकी वजह से इंसान को क्या हुआ, वो स्पेस और टाइम दोनों चीज़ों को क्या कर सकता था, कन्क्वायर कर सकता, कंट्रोल कर सकता था। डिस्टेंट लैंड्स कुड इजीली भी कन्क्वायर्ड, जो डिस्टेंट लैंड्स थे उन्हें इजीली क्या किया जा सकता था, कवर अप किया जा सकता था। एंड सर्व्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। एंड डंपिंग ग्राउंड्स भी आसानी से उन्हें मिल जाते थे फिनिश्ड गुड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इंक्रीज रैपिडली इन द 19th सेंचुरी। जो यूरोप की पॉपुलेशन थी ना, वो 19th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। द यूरोपियन कंट्रीज़ हैड स्मॉल टेरिटरीज, यूरोपियन कंट्रीज़ की ना छोटी छोटी टेरिटरीज थी। सो एक्स्ट्रा एंड सरप्लस पॉपुलेशन हैड टू बी प्रोवाइडेड बेसिक फैसिलिटीज़। जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन थी, जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी पॉपुलेशन की, उससे भी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ज़रूरी था। एंड न्यू एरियाज़ भी देने पड़ेंगे उन्हें सेटल डाउन होने के लिए। इसकी वजह से कॉलोनीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स लुक फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी जो थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने देखा कि वो चाहते थे कि उनके बिजनेस का क्या हो, एक्सपेंशन हो, उनका बिजनेस बढ़ जाए। ऑनर्स ऑफ शिपिंग कंपनीज एंड बैंकर्स ऑलवेज लुक फॉर न्यू एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मोर एंड मोर। जो ऑनर्स थे ना शिपिंग कंपनीज़ के, बैंकर्स जो थे, वो हमेशा नई और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखते थे कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का राइज हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ, इम्पेरियलिज्म का राइज हुआ। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का कंट्रीब्यूशन था। द ज़ील टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन डिस्टेंट लैंड्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द स्प्रेड ऑफ इम्पेरियलिज्म। ज़ील मीन्स होता है गाइस एंथुसियाज्म, फोर्स डालना। तो उन्होंने एक फोर्स डाला था ताकि वो क्रिश्चियनिटी को क्या कर सकें, स्प्रेड कर सकें। तो क्या बोल रहा है, वो फोर्स डाला था ताकि एक एंथुसियाज्म में एक कोशिश करी थी ताकि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जा सके दूर दूर के एरिया में, एशिया एंड अफ्रीका के दूर दूर के एरिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया गया। तो इसकी वजह से भी इम्पेरियलिज्म का ग्रोथ हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज वर एक्टिव इन कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव थी। क्रिश्चियन मिशनरीज कौन, क्या हो गई, क्रिश्चियन उसके ग्रुप, क्रिश्चियन लोगों के ग्रुप। एंड अप्लाइड वेज एंड मीन्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, और उन्होंने बहुत सारे तरीके अप्लाई किए ताकि क्रिश्चियनिटी को वो लोग क्या कर सकें, फैला सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है, कॉज है इसका, जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज। जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन इन यूरोप प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड द रेनेसेंस एंड रीच देयर क्लाइमेक्स बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, इसका मीनिंग होता है कि एक ही जगह का, मतलब किसी भी जगह का क्या करना, एक्सप्लोरेशन करना, उस चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ की खोज करना। यूरोप में जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हुए थे जिसकी वजह से रेनेसेंस आया, और उसके बाद वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था 19th सेंचुरी में। न्यू लैंड्स इन एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका वर डिस्कवर्ड। नए नए लैंड्स की खोज किए जाने लगी एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका में, जिसकी वजह से इम्पेरियलिज्म की जो प्रोसेस थी, जो फिनोमेना था, वो क्या हुआ, फैसिलिटेट हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा। इम्पेरियलिज्म लेड टू एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज एंड कॉलोनियल राइवलरीज। इम्पेरियलिज्म की वजह से कॉलोनीज़ का एक्विजिशन होने लगा, यानी कि कॉलोनीज़ को अपने अंडर कर लिया जाने लगा, और जो कॉलोनियल राइवलरीज थी ना, जो उनके अपोजिट में थे, उनका भी क्या हुआ, वो भी उनके उसमें आई, कब्जे में। कैसे, मतलब जब आपने किसी की कॉलोनी को अपने अंडर कर लिया तो वो भी तो आपकी राइवलरी बन जाती है। तो यही चीज़ बता रहे हैं, इम्पेरियलिज्म की वजह से कॉलोनीज़ तो आई उनके अंडर में, बट कॉलोनियल राइवलरीज जो होती हैं, जो उनके अपोजिट में थे, वो भी उनके हिस्से में आई, यानी कि वो उनके अगेंस्ट जाने लगे। इट इवेंचुअली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, क्योंकि कॉलोनियल राइवलरीज आ गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट विश्व युद्ध एंड सेकेंड
वाला हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918 तक एंड सेकेंड वाला हुआ था 1939 से 1945 तक। इम्पेरियलिज्म लेड टू इम्पोवरिशमेंट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इम्पोवरिशमेंट मीन्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पुअर, यानी कि इम्पेरियलिज्म की वजह से एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज क्या हो गई? इम्पोवरिश हो गई, यानी कि गरीब होने लगी। देवर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड, उन्हें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उनका क्या किया जाने लगा? उनका गलत तरीके से यूज़ किया जाने लगा। देयर रॉ मटेरियल्स वर सेंट टू यूरोप एंड दे बिकेम मार्केट्स फॉर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन यूरोपियन इंडस्ट्रीज। उन कॉलोनीज़ का, उन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो भी रॉ मटेरियल था उसे यूरोप भेजा जाने लगा और वो जो है वो मार्केट बन गई थी फिनिश्ड गुड्स के लिए। और वो भी फिनिश्ड गुड्स कौन सी कंट्री इंडस्ट्रीज़ का था? यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ का था। ऑन दी पॉजिटिव साइड, बट इसका अगर हम पॉजिटिव साइड देखेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट्स हो गए। पॉजिटिव साइड देखें, इंपेरियलिज्म लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटीज़ इन हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ? इम्पेरियलिज्म की वजह से बहुत अलग अलग फैसिलिटीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ, नई नई फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में नई नई फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ इम्पेरियलिज्म की वजह से। न्यू रोड्स वर बिल्ट, रेलवेज, टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दी कॉलोनीज़। नई नई रोड्स बनी, रेलवेज, टेलीग्राफ्स और पोस्टल सिस्टम भी कॉलोनीज़ में इंट्रोड्यूस किए जाने लगे। मॉडर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न लर्निंग्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स वर स्प्रेड इन कॉलोनीज़। मॉडर्न एजुकेशन, जो नई एजुकेशन की टेक्निक थी, वेस्टर्न लर्निंग्स थी, साइंस, टेक्नोलॉजी और फाइन आर्ट्स की, वो भी कॉलोनीज़ में फैलने लगी। मतलब Thus, imperialism also led to the development of infrastructure in colonies, although the chief aim was exploitation of colonies. अब इनका मेन मोटिव तो था कि कॉलोनीज़ का एक्सप्लॉयटेशन करना है, उन्हें एक्सप्लॉइट करना है, बट इम्पेरियलिज्म की वजह से कॉलोनीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ था। तो ये इफेक्ट था आपका इम्पेरियलिज्म का। अब हम देखते हैं साउथ एशिया पर क्या इफेक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन एशिया वर टर्न्ड इनटू कॉलोनीज ऑफ यूरोप। एशिया की मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज थी ना, वो यूरोप की कॉलोनीज़ में कन्वर्ट हो गई थी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो यूरोप की कॉलोनीज़ थी ना, इस पार्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आया था। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रिवेलेंट इन साउथ एशिया वर बैकवर्ड। अब साउथ एशिया में जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम थे ना, वो कैसे थे? प्रिवेलेंट थे, और मतलब बैकवर्ड थे, अच्छे नहीं थे। बट इम्पेरियलिज्म लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन दीज कंट्रीज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म। लेकिन इम्पेरियलिज्म की वजह से इन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म का वो हुआ, इम्पेरियलिज्म का संचार हुआ लोगों में। उन्हें नेशनलिज्म के बारे में पता पड़ा क्या होता है नेशनलिज्म, अपने देश के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया साउथ एशिया वाले कंट्री ने। ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस यूनाइटेड एंड फॉट अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर सो एविडेंट इन इंडिया एंड वियतनाम। क्या बोल रहे हैं? जो डिफरेंट क्लासेस के लोग थे ना, वो एक साथ इकट्ठे हुए, यूनाइट हुए और उन्होंने उस कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट फाइट करना शुरू किया, जैसा कि हम सबूत देख सकते हैं इंडिया एंड वियतनाम में। द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली बिकेम रूलर्स फ्रॉम ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली सब्जुगेटेड द होल ऑफ इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे ट्रेडर से रूलर बन गए, व्यापारी से क्या बन गए? शासक बन गए। और इवेंचुअली यानी कि धीरे धीरे और क्या करा उन्होंने पूरे इंडिया को सब्जुगेट कर लिया, अपने अंडर कर लिया। China was divided into several spheres of influence by European powers called the cutting of Chinese melon. चाइना को बहुत सारे स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड किया गया। स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है गाइज? एक एरिया जिसमें दूसरी कंट्री के पास पावर होती है। ठीक है, तो चाइना को डिवाइड किया गया स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में यूरोपियन पावर्स के द्वारा, और उसे हम उन लोगों ने क्या बोला? कटिंग ऑफ चाइनीज़ मेलन। While the Western powers established only indirect imperialism in China, Chinese social, economic and political systems are annihilated. क्या बोल रहे हैं? जो वेस्टर्न पावर्स इस्टेब्लिश हुई थी चाइना में, वो सिर्फ इनडायरेक्ट इम्पेरियलिज्म वाली डेवलप हुई थी। चाइनीज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को एनिहिलेट किया गया। एनिहिलेट मीन्स कम्प्लीटली उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। श्रीलंका वॉज फर्स्ट ऑक्यूपाइड बाय द पोर्टुगीज। श्रीलंका को सबसे पहले ऑक्यूपाई किसने किया? पोर्टुगीज़ ने ऑक्यूपाई किया, उसके बाद डच ने, और फाइनली फिर ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को अपने अंडर कर लिया। इंग्लैंड इंट्रोड्यूस टी एंड रबर प्लांटेशंस और लार्ज स्केल प्लांटेशंस। क्या बोल रहा है यहाँ पर? इंग्लैंड ने टी एंड रबर प्लांटेशंस लार्ज स्केल पर इंट्रोड्यूस किए कि लार्ज स्केल पर हम कैसे टी एंड रबर प्लांटेशंस लगा सकते हैं। प्लांटेशन क्या होता है? एक तरह का एग्रीकल्चर टाइप होता है जिसमें एक ही सिंगल कैश क्रॉप को बड़े से स्केल पर क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, उसे हम प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, द डच लॉस्ट माल्या टू द ब्रिटिश इंक्लूडिंग सिंगापुर। डच लोगों ने माल्या, एक जगह थी, वो भी ब्रिटिशर्स को दे दी,
जिसमें और उसके साथ साथ सिंगापुर भी डच लोगों ने ब्रिटिशर्स को दे दिया। इंडोनेशिया एंड सराउंडिंग आइलैंड्स वर अंडर डच कंट्रोल। इंडोनेशिया और उसके आसपास के जो भी आइलैंड्स थे ना, वो सारे किसके अंडर थे? डच कंट्रोल के अंडर थे। फ्रांस ग्रेजुअली सब्जुकेटेड द इंडो चाइना कंसिस्टिंग ऑफ लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। क्या फ्रांस ने धीरे धीरे क्या किया? इंडो चाइना को सब्जुगेट कर लिया, अपने अंडर कर लिया। उसमें आ गए लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। बर्मा वॉज एनेक्स्ड एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन 1886। ब्रिटिश को क्या कर दिया गया? एनेक्स कर लिया गया, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया गया, और वो बर्मा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में क्या बन गया? एक पार्ट बन गया 1886 में। ओके। होलैंड एक्सटेंडेड हर कंट्रोल ओवर दी मोलाकास। मोलाकास पर मतलब होलैंड का जो कंट्रोल था ना, उन्होंने मोलाकास को भी अपने अंडर कर लिया था। सो द होल ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वॉज पॉलिटिकली सब्जुगेटेड एंड फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो इसी तरीके से पूरा जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया था वो पॉलिटिकली धीरे धीरे सब्जुगेट कर लिया गया, यानी कि अपने अंडर कर लिया गया, और इम्पेरियलिज्म उस एरिया में भी हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया में इम्पेरियलिज्म का इफेक्ट पड़ने लगा। तो फर्स्ट चैप्टर तो गाइस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। या आपको नीचे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हुए हैं, पूरे चैप्टर के कुछ समरी टाइप होती है जो मेन पॉइंट्स हैं, बट इससे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िए, तीनों पार्ट्स अच्छे से देखिए इस चैप्टर के। देन आपको कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट अस। तो चलिए अभी इस चैप्टर की हम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आते हैं आपके MCQs। हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन CE 1492? CE 1492 में अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? एली व्हिटनी, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुकी, फर्डिनेंड मैगेलन। तो ये डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसेंस? रेनेसेंस का इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है? रेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, पुटिंग आउट सिस्टम, साइंटिफिक स्पिरिट। तो पुटिंग आउट सिस्टम इसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड लेसेस फेयर मीन्स? लेसेस फेयर का मीनिंग क्या होता है? रीबर्थ, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस, लेट अस अलोन, वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी। तो इसका मीनिंग होता है लेट अस अलोन, बताया था ना। द डैश लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म विच इवेंचुअली रिजल्टेड इन द 2 वर्ल्ड वॉर्स। किसकी वजह से कैपिटलिज्म और इम्पेरियलिज्म का राइज हुआ था, और उसकी वजह से क्या हुआ? 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, पूरे चैप्टर में हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही तो पढ़ा है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से कैपिटलिज्म और इम्पेरियलिज्म का राइज हुआ, जिसकी वजह से 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन एशिया वर टर्न्ड इनटू कॉलोनीज ऑफ। मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो हैं एशिया की, वो किसकी कॉलोनीज में कन्वर्ट कर दी गई? साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। यूरोप की कॉलोनीज बन गई थी, है ना। तो ये है आपके MCQs। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंशंस इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीविंग? इनमें से कौन सा इन्वेंशन ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वीविंग की स्पीड बढ़ गई थी? इसमें आपका आएगा स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट है, द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन। टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने अंडर किया था कब? 1457 CE में, 1452 CE में, 1454 CE, 1453 CE। तो 1453 CE में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने अंडर कर लिया था। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द टर्म रिफॉर्मेशन रेफर्स टू 2 मेजर डेवलपमेंट्स। रिफॉर्मेशन का मीनिंग होता है 2 बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए थे। कौन कौन से? कैथोलिक रिफॉर्मेशन हुआ था एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था। पढ़े थे ये दोनों रिफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में। वास्को ड गामा रीच्ड डैश ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर वास्को ड गामा कहाँ पहुँचा था? कैलिकट। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंडिया इन अबाउट। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, वो कब हुआ था? 1750 में स्टार्ट हुआ था। एली व्हिटनी इन्वेंटेड अ डैश। एली व्हिटनी ने किस चीज़ की इन्वेंशन करी थी? कॉटन गिन की इन्वेंशन करी थी। और इसमें आपको करने हैं मैचिंग्स। जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी बनाया था। आर्कराइट वाटर फ्रेम। सैमुअल क्रॉम्पटन म्यूल। कार्टराइट पावरलूम। व्हिटनी कॉटन गिन। जेम्स वॉट स्टीम इंजन। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, एंड ये जो क्वेश्चन आंसर्स गिव रीजन है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहला है द रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन अलॉन्ग विद न्यू वॉयेजेस अशर्ड इन द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो नई नई यात्राएं लोगों ने करी थी उसका सबका अशर्ड हुआ था, यानी कि इंट्रोड्यूस हुआ था। येस ट्रू। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन जर्मनी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जर्मनी में शुरू हुआ था। इट इज़ फॉल्स। कहाँ पर शुरू हुआ था गाइज? यूरोप में शुरू हुआ था। राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कैपिटलिज्म और इम्पेरियलिज्म का जो राइज हुआ था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था। ट्रू। ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली बिकेम रूलर्स फ्रॉम बीइंग ट्रेडर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर्स से
वो ट्रेडर से रूलर बन गई थी। येस, इट इज़ ट्रू। सो गाइज, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीजंस, केस स्टडी भी करेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू।